Hello everyone, I Divyansh Rishit once again welcome you all on your own YouTube platform. गाइज आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपके सामने एक चीज मेंशन कर देना चाहता हूं कि यहाँ आपके लिए मैंने अपना इंस्टाग्राम चैनल का लिंक शेयर कर रखा है। इस चैनल को जो लोग भी आप में से इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, आई गेस सभी लोग कर रहे होंगे, आज की डेट में कौन नहीं करता इंस्टाग्राम यूज। तो आप लोग जो लोग भी कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लीजिए। वहां पर आप लोग मेरे को डायरेक्टली मैसेज करके अपनी क्वेरीज आप पूछ सकते हैं। आप लोग डायरेक्टली मेरे से वहां पर कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक बात है। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। तो गाइज आपके सामने ही वो टॉपिक है जिसको आज हम लोग यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस। ठीक बात है। एडोलेसेंस की आज हम यहाँ पर बात करेंगे। ये एक टॉपिक है आपके कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ आपके जितने भी टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है वहां पर भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली साइकोलॉजी में, राइट। तो यहां पर आपको ध्यान देने वाली चीज ये है कि इससे जुड़े जो भी इसके फैक्ट्स हैं, इससे जुड़े जो भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो एटलीस्ट आपको दिमाग में जरूर रखने पड़ेंगे। चाहे वो आपका सीटेट हो, चाहे वो आपका यूपी टेट हो, चाहे आपका सुपर टेट हो, चाहे रीट हो, चाहे कोई भी टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, राइट। तो कोशिश करूंगा यहां पर आपको चीजों को बहुत ही फैमिलियर वे में समझाने की। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग बात करेंगे कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जो आपके सामने आ रहे हैं फर्स्ट स्लाइड पे। यस गाइस, तो यहां पर आप देख सकते हो कि आपके सामने जो सबसे पहला जो पॉइंट दिया हुआ है दैट इज एडोलेसेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन वर्ड एडोलसियर, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर ले जाना, यानी टू ग्रो टू मैच्योरिटी या अडल्टहुड। ठीक बात है ना। तो इस चीज को ध्यान से थोड़ा समझिएगा कि एडोलेसेंस ये जो शब्द आया है, ये शब्द कहां से आया है? तो ये शब्द आया है लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड कौन सा है? दैट इज एडोलसियर। ठीक बात है, एडोलसियर, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर ले जाना। ठीक बात है। नेक्स्ट आपके सामने पॉइंट है दैट इज अवस्था, यानी अगर हम एज की बात करें कि किस एज ग्रुप को माना जाता है कि एडोलेसेंस की एज है, दैट इज 12 या 13 ईयर, यानी 12 साल का अंत और 13 साल की शुरुआत को माना जाता है। एंड कब तक माना जाता है? समवेयर आपको बुक्स में 18-19 साल भी मिल सकता है, 20-21 साल भी मिल सकता है। ठीक बात है ना। साइकोलॉजी का मामला है, इसलिए आपको थोड़ी बहुत वैरायटी देखने को मिल सकती है। ठीक है। तो खैर ये चीजें उतना ज्यादा आपके लिए असर नहीं डालेंगी आपकी चीजों पर। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है 12 या 13 साल से स्टार्ट होता है, देन ये 18-19 या 20-21 साल तक आप इसको मेंशन कर सकते हो। ठीक बात है। ओके, नेक्स्ट आता है इस अवस्था का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक स्टैनली हॉल ने अपनी पुस्तक एडोलेसेंस में 1904 में किया था। ठीक बात है। इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने है कि सबसे पहला वैज्ञानिक अध्ययन की अगर बात आती है तो किसने किया था? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। वो कौन थे? उनका नाम था स्टैनली हॉल। कब किया था और कहां किया था? 1904 में। और इनकी बुक का नाम क्या था? इनकी बुक का नाम था एडोलेसेंस। ठीक बात है। तो ये तो कुछ एक 2-3 फैक्ट्स हो गए इससे एडोलेसेंस से रिलेटेड। अब इसके आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। अब देखिएगा इस आपके सामने यहाँ पर अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपको लिटरली ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसमें थ्योरीज कौन कौन सी मानी जाती हैं। तो किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस के संबंध में विकास के 2 सिद्धांतों को माना जाता है। ठीक बात है ना। 2 सिद्धांत, वो 2 सिद्धांत कौन से हैं? तो पहला सिद्धांत है त्वरित विकास का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ सल्टेटरी डेवलपमेंट, जो किसने दिया था? ये इंपॉर्टेंट है, दिया था स्टैनली हॉल ने। ठीक बात है। सेकंड कौन सा हो गया? सेकंड हो गया क्रमिक विकास का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट। ये किसने दिया था? ये थॉर्नडाइक और हॉलिंगवर्थ ने साथ में दिया था। ठीक बात है। तो इस तरीके से यहां पर हम ये चीज कह सकते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट की, तो यहां पर 2 तरह की थ्योरीज थी। पहला हो गया त्वरित विकास का सिद्धांत। त्वरित विकास के सिद्धांत को हम कैसे समझ सकते हैं आसानी से? इसकी अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने बहुत बार देखा होगा, अपने घरों में ही देखा होगा, बच्चों में या हमारे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि जो हम लोग के साथ जब पढ़ाई करते हैं तो पहले तो काफी छोटे कद के होते हैं, मेरे साथ भी थे। एंड ऑल ऑफ अ सडन उनका कद इतना और इतनी तेजी से बढ़ता है कि हम लोग को यकीन नहीं होता यार ना जल्दी कैसे किसी बंदी की हाइट बढ़ सकती है। ठीक है ना। लेकिन ये होता है। तो ये बेसिकली कहना था स्टैनली हॉल का त्वरित विकास का सिद्धांत, यानी एडोलेसेंस की स्टेज में जो भी डेवलपमेंट होता है वो अचानक होता है, यानी अकस्मात होता है। ठीक बात है। सेकंड आ जाता है क्रमिक विकास का सिद्धांत, जिसको हम लोग समझ सकते हैं इसके नाम से ही कि यहां पर थॉर्नडाइक और हॉलिंगवर्थ का यह मानना था कि जो भी एडोलेसेंस का जो डेवलपमेंट है यानी किशोरावस्था के जो भी विकास है वो विकास अचानक ना होकर धीरे धीरे होता है, यानी ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता है। ठीक है। तो आई होप ये दोनों पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, उसको देख लेते हैं। तो गाइज जैसा हर स्लाइड में मैं आपको बताता हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए रहती है, टॉपिक से रिलेटेड उसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा। तो परिभाषा यहां पर आपके लिए देखना बहुत जरूरी है, जिसमें जो फर्स्ट डेफिनेशन आपके सामने लिखी है स्टैनली हॉल के अकॉर्डिंग, ये डेफिनेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्टली आपसे पूछी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी
कि ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा इसको थोड़ा सा। डेफिनेशन इज किशोरावस्था प्रबल दबाव व तनाव, तूफान एवं संघर्ष का काल है। ठीक बात है ना। और सच बात है कि जब किशोरावस्था यानी ये एडोलेसेंस की जो स्टेज होती है, इस समय कितना प्रेशर होता है, कितना टेंशन होता है चीज़ों को लेके, है ना। और साथ ही साथ एक लाइफ में अजीब टाइप के संघर्ष और एकदम आंधी तूफान जैसी चीज़ चला करती है, क्या करूं क्या ना करूं, समझ रहे हो ना आप, कि ये भी कर लेना है वो भी कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, एडोलेसेंस का ही ये सब एक प्रमाण है, एक कह सकते हैं कि इंडिकेशन है। ठीक बात है। तो इसी बिहाफ पे स्टैनले हॉल ने ये चीज़ बोली है कि जो किशोरावस्था है यानी एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइक। ठीक बात है। तो आई होप ये चीज आप कनेक्ट कर पाओगे। इस बात को और ऐसे ध्यान रखिएगा कि जब एडोलेसेंस की बात आएगी तो स्टैनले हॉल का नाम आना तो फॉर श्योर इंपॉर्टेंट और मस्ट हो ही जाता है। ठीक है, तो जब स्टैनले हॉल की बात आती है तो इन्होंने ही किशोरावस्था को बोला है प्रबल दबाव, तनाव, संघर्ष एवं तूफान का काल। ठीक बात है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन को भी हम लोग देख लेते हैं। तो गाइस नेक्स्ट डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। किशोरावस्था के समुचित अर्थ को प्रकट करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। ठीक है, यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। ये किसने कहा? ये कहा है बिग एंड हंट ने। ठीक बात है। यानी इसको अगर इंग्लिश में भी हम देख लें, द वन वर्ड विच बेस्ट कैरेक्टराइजेस एडोलेसेंस वंस इज चेंज, द चेंज इज फिजियोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। ठीक है, ये बिग और हंट का ये कहना था, इनके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन थी। राइट, चलिए अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ लेते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज किशोरावस्था में जो विशेषताएं बेसिकली होती है किशोरावस्था की, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस। ठीक है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना। और हालांकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप अपने तरफ से भी ऐड ऑन करके लिख सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपके सामने दिया हुआ है, दैट इज किशोरावस्था में चहुमुखी विकास होता है। चहुमुखी का मतलब क्या हो गया गाइस, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चहुमुखी यानी ऑलराउंड या मल्टीलैटरल डेवलपमेंट जिसको हम लोग बोल रहे हैं। तो इसमें क्या हो गया बेसिकली, इसमें चहुमुखी विकास में सबसे पहला जो पॉइंट आता है डेवलपमेंट में, दैट इज फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट को आप आसानी से समझ सकते हो कि एक बच्चा होता है, वो धीमे धीमे बड़ा होता है, राइट, पैदा होता है, फिर धीमे धीमे वो बड़ा होता रहता है। लास्ट में जब वो एक अडल्ट हो जाता है यानी एक वयस्क हो जाता है, तब उसकी फिजिकल ग्रोथ रुकती है, लेकिन तब तक उसका जो डेवलपमेंट है वो चलता ही रहता है। ठीक बात है। तो ये तो हो गया हमारा फिजिकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट आ जाता है दैट इज मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट या जिसको हम लोग कह रहे हैं बौद्धिक विकास, तो दिमाग का भी और हमारे सोचने की क्षमताओं का भी डेवलपमेंट होता है। ये भी होता है हमारा किशोरावस्था में चौमुखी विकास के अंतर्गत। ठीक बात है। तीसरा आता है दैट इज हमारा सोशल डेवलपमेंट, जिसमें बच्चा एक सामाजिक होता है, राइट, समाज को जानना समझना शुरू कर देता है। तो ये सारी भी जो प्रक्रियाएं हैं ये सब भी बहुत तेजी से होती हैं कब, किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस में, राइट। एंड नेक्स्ट वन दैट इज इमोशनल डेवलपमेंट, यानी उसका जो संवेगात्मक विकास है, उसको चीज़ें पता चलने लगती हैं कि क्या चीज़ से उसको अच्छा फील हो रहा है, क्या चीज़ से बुरा लग रहा है, किस पे गुस्सा आ रही है, राइट। तो मतलब जो एक इमोशनल डेवलपमेंट है, एक संवेगात्मक परिवर्तन, वो भी उसके अंदर सबसे ज़्यादा आता है एडोलेसेंस में, राइट। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात कर लेते हैं। तो गाइज नेक्स्ट पॉइंट है समायोजन का अभाव यानी लैक ऑफ एडजस्टमेंट। तो देखिए भाई, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ, ठीक, एडोलेसेंस की एज में आया, उसका थोड़ा सोचने विचारने की उसकी क्षमता डेवलप हुई, उसका थोड़ा बहुत जो मेंटल डेवलपमेंट है वो हुआ, उसके अंदर अपने इमोशनल डेवलपमेंट भी उसको हुआ, राइट। तो इसके साथ साथ जब वो उसने इंटरेक्ट करना शुरू किया अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में, तो उसके कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यूज बनते चले जाते हैं, जिनके आधार पर उसको लगता है कि नहीं अब वो समझदार हो चुका है, कि एक्चुअली वो नहीं हुआ होता है, राइट। तो इस वजह से अक्सर समायोजन का अभाव यानी अपने पेरेंट्स के साथ एक जो एडजस्टमेंट की जो कमी है ना, वो देखने को अक्सर मिलती है। और लगभग हर घर में ऐसा होता है कि बच्चों को लगता है कि नहीं, मैं जो करने जा रहा हूँ, मेरे मम्मी पापा, मेरे बाबा दादी या कोई भी इस तरह का अगर उनके यहाँ जिनसे भी उनका जनरेशन गैप है, तो वहाँ पर वो चीज़ें वो लोग नहीं समझ पाते हैं, ऐसा फील होता है किशोर को। ठीक बात है। तो जिसकी वजह से समायोजन का अभाव भी बहुत हद तक देखने को मिलता है, जैसा कि आप इन इमेजेस में भी देख पा रहे होंगे कि उनको कुछ भी कहना समझाना सब बेकार होता है, उनको लगता है जो वो सोच रहे हैं वही सही है, राइट। तो ये होने का सबसे बड़ा एक कारण यही होता है जनरेशन गैप, राइट, क्योंकि वो पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं, कितना सही सोच रहे हैं, ये उस समय उस किशोर को समझ में नहीं आता है। ठीक बात है। चलिए अब तीसरे पॉइंट की हम लोग बात कर लेते हैं, दैट इज व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता की भावना। तो गाइज बिल्कुल सही है, एडोलेसेंस का जो एज है ना, उसमें फ्रेंडशिप का फीलिंग बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। यार दोस्तों के साथ घूमना फिरना और मौज मस्ती करना बहुत बढ़िया लगता है। तो क्योंकि उस समय तक बच्चा थोड़ा समझदार होने लगता है। अगर यहीं पर मैं बात कर लूँ इन्फेंसी की और यहीं पर बात कर लूँ चाइल्डहुड की, यानी शैशवावस्था और बाल्यावस्था,
तो वहां पर जो मित्रता है वो मित्रता थोड़ी अलग टाइप की होती है। अगर आप किसी शिशु को ले लें यानी इन्फेंट को ले लें, राइट, तो मान लीजिए अगर आप किसी भी बर्थडे पार्टी या किसी भी फंक्शन में, वहां पर क्या होता है, बच्चे बच्चों के साथ बहुत आसानी से घुल जाते हैं, राइट, इमीडिएट उनकी वहां पर बॉन्डिंग हो जाएगी, उनके साथ खेलना कूदना दौड़ना भागना सब शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वहां पार्टी खत्म होती है, वो अपने घर आते हैं, तो वहां पर वो अपने दोस्त को भूल जाते हैं, सारी चीजें। तो ये बेसिकली कुछ एक प्यारा सा एक दोस्ती का रिश्ता होता है एक शिशु का, राइट, इन्फेंसी एज में। एंड उसके बाद जब आप आते हैं बाल्यावस्था में यानी चाइल्डहुड में, तो चाइल्डहुड में क्या होता है, चाइल्डहुड की भी जो फ्रेंडशिप है बड़ी अजीब टाइप की होती है। कि जैसे स्कूल में ही अपन देखते हैं 4th 5th के जो भी बच्चे हैं वो सब अपने यारी दोस्ती में है। अब छोटी छोटी चीज़ें पे कोई बात कि किसी को कुछ ज़रूरत हुई, सामने वाले बच्चे ने नहीं दिया या वो उस चीज़ को यूज़ कर रहा है, तो इमीडिएट मुंह फुला लेना, नाराज़ हो जाना, उससे बोलना नहीं, ठीक है ना। यानी कहने का सेंस ये है कि अपने जो दोस्त हैं उनको छोड़ के और तुरंत नए नए दोस्तों को बना लेना, जिसने उस समय उनकी हेल्प कर दी वो उनके फ्रेंड हो गए, जो फ्रेंड थे उनसे उन्होंने एकदम अपना रिश्ता ही खत्म कर लिया। ठीक बात है। तो मतलब इसको आप कह सकते हो कि एक काइंड ऑफ फेक फ्रेंडशिप, ठीक है। तो बाल्यावस्था में भी वो वाला एग्जैक्ट फीलिंग जिसको आप घनिष्ठता बोल सकते हो वो फीलिंग नहीं होता है, राइट, यानी जिसको आप पर्सनल या फास्ट फ्रेंडशिप का नाम दे सके, ठीक है। लेकिन ये चीज, ये कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है एडोलेसेंस में। एडोलेसेंस में जो मित्रता होती है ना, वो मित्रता ऐसी होती है कि एक दूसरे के लिए जान देने तक को हाजिर हो जाता है, ठीक है। कैसी भी कोई भी दिक्कत है, चाहे वो XYZ किसी भी, चाहे वो लड़कों की बात कर लें चाहे लड़कियों की बात कर लें, हर तरह की स्टेज में हर तरह की सिचुएशन में फ्रेंड्स खड़े रहते हैं एक दूसरे के साथ के लिए। और खैर ये बहुत अच्छी चीज़ है। किसी भी अपने फ्रेंड ने कोई गलती करी, कोई ऐसी दिक्कत हुई उसके साथ, तो उन चीज़ों को छुपाने के लिए अपना जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो कंट्रीब्यूशन भी देते हैं। तो कुछ इस तरह का एक यहाँ पर हम समझ सकते हैं व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता को एडोलेसेंस में, ठीक बात है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज कल्पनाओं या इच्छाओं का बाहुल्य, ठीक बात है, यानी एक्सक्यूबरेंस ऑफ इमेजिनेशंस एंड डिजायर्स। इसको हम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे किशोरावस्था है ना, बड़ी अजीब सी, विचित्र सी और बड़ी प्यारी सी अवस्था होती है एडोलेसेंस की, हम सभी लोग उसमें से गुजरे हैं। तो वहां पर क्या होता है, खूब अच्छी अच्छी इच्छाएं होती हैं, बड़ी अजीब सी होती है। मतलब हम लोग थोड़े से क्या होता है ना, सपनों की दुनिया में ज्यादा रहते हैं उस समय, ठीक है। कोई भी किशोर है वो सपनों की दुनिया में ज्यादा रहता है, राइट। किसी के घर में गाड़ी आ गई या किसी फ्रेंड को उसके मम्मी पापा ने फोन दिलवा दिया या कोई भी ऐसी वैसी चीजें हैं, तो वो सारी लग्जरी देख के आपने किसी अच्छे जो संपन्न परिवार के यार दोस्त हैं उनका घर बहुत अच्छा बना हुआ है, उसको देख के एक इमेजिनेशंस हमारे दिमाग में क्रिएट होने लगती हैं, इच्छाएं क्रिएट होने लगती हैं कि अब मेरे पास भी गाड़ी होनी चाहिए, उसी के लिए सोच रहे हैं, मेरे पास भी ऐसा घर होना चाहिए, उसके लिए सोच रहे हैं, ठीक बात है। और उससे भी बढ़िया चीज़ें जो होती है ना, वो आप समझ पा रहे होंगे, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है कि एडोलेसेंस का ही एज है कि जिसमें बहुत ज़्यादा इच्छाएं होती हैं कि नहीं मेरी जो गर्लफ्रेंड हो या जो मेरा बॉयफ्रेंड हो, तो वो भी कुछ एकदम मॉडल टाइप का हो या कोई एक्ट्रेस टाइप का, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही चार्मिंग टाइप का कोई ऐसा इंसान हमारे साथ हो जिसको मैं अपना गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड कह सकूँ, ठीक बात है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा, ये चेंज ऐसा है कि जो एडोलेसेंस में देखने को मिलता है, ठीक बात है। तो कहने का सेंस ये है कि इच्छाएं बहुत सारी हो जाती हैं, कल्पनाएं बहुत सारी हो जाती हैं, तो कुछ इस तरह की होती है ये एडोलेसेंस की एज, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे इसी से रिलेट करते हुए आते हैं, दैट इज कल्पना तरंगे या दिवा स्वप्न या डे ड्रीमिंग भी जिसको हम कहते हैं। अब देखिए भाई, कल्पना तरंगे या दिवा स्वप्न या डे ड्रीमिंग ये क्या हो गया, मतलब ये हुआ जैसे जस्ट बिफोर अभी हमने बात करी कि काफ़ी इच्छाएं रहती हैं, कल्पनाएं रहती हैं, तो जो इच्छाएं हमारी पूरी हो जाती हैं, चलिए वो तो ठीक है, अच्छी बात है कि जो अपनी मेहनत से या अपने पेरेंट्स की वजह से कैसे भी पूरी हो गई, ठीक है। लेकिन जो इच्छाएं भी पूरी नहीं हो पाती हैं, और इच्छाएं तो इच्छाएं हैं, वो तो बनी रहेंगी, तो उन इच्छाओं के लिए डे ड्रीमिंग होती रहती है, यानी जैसे कहा जाता है ना कि दिन में सपने देखना। तो हर समय खुली आंखें हैं लेकिन फिर भी बैठे हुए हैं, सपने देख रहे हैं, सपने देख रहे हैं। आप जैसा इस फिगर से आप समझ सकते हो कि हर समय सोचते रहना, सुबह दोपहर शाम रात हर समय बैठे, चाहे वो आपके पैसे से रिलेटेड बात हो, चाहे वो आपकी जॉब से रिलेटेड बात हो कि एक सेटल्ड करियर मेरे हाथ में होना चाहिए। ये सारी चीज़ें किशोरों में काफ़ी देखने को मिलती है, राइट। यहीं पर अगर मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है या किसी किशोर का कोई फ्रेंड है, वो बढ़िया से अपनी किसी लग्जरी कार में अपनी गर्लफ्रेंड को लेके घूमने लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा है, तो वहाँ पर भी उन चीज़ों को देख के लगता है कि नहीं यार मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होनी चाहिए और मेरे पास भी ऐसी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, राइट। लेकिन भले ही वो चीज़ें पूरी हो पाए या ना हो पाए, ठीक बात है। और ऐसा होता कब है, सिर्फ तब होता है जब वो इच्छाएं हमारी पूरी नहीं हो पाती हैं। उसी केस में ये जो डे ड्रीमिंग की दिक्कत है ये आती है, राइट, यानी दिवा स्वप्न या कल्पना तरंगे, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। गाइस अगर चीज़ें अच्छी लग रही हैं और मज़ा आ रहा है, पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए सो दैट इसका बेनिफिट सबको मिल सके। अगेन आई रिपीट कि जो लोग भी मेरे को इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो
तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे इस लिंक को फॉलो करिए। ये बेसिकली मैंने अकाउंट बनाया ही आप लोगों के लिए है। मैं सोच रहा था कि ऐसा मैं क्या करूं जिसकी वजह से आप लोग को थोड़ा सा मैं और हेल्प कर पाऊँ। यहाँ पर आके आप मेरे से पर्सनली जुड़ सकते हैं, अपनी बातें आप कर सकते हैं, आप अपने जो भी डाउट्स हैं वो आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं। जो भी बेस्ट पॉसिबल मैं आपको हेल्प कर सकूंगा वो डेफिनेटली मैं करूंगा, राइट। चलिए इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं, दैट इज विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण यानी अट्रैक्शन टुवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स। ठीक है, तो गाइज ये वही स्टेज है कि जहां पर किसी भी ऑपोजिट सेक्स के लिए, यानी अगर लड़का है तो लड़की के लिए, लड़की है तो लड़के के लिए, ला 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 ला, इस टाइप का जो केस होता है ना, तो ये कब होता है, ये एडोलेसेंस की ही एज में होता है। या एग्जैक्टली। तो इसको आप, और मैं क्या बोलूँ इसको, तो इस पॉइंट को तो आप मेरे से अच्छे समझ सकते हो, उसको आपको अगर समझाने को कह दिया है तो आप समझा भी सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल ये भी एक विशेषता है किशोरावस्था की, यानी विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण। ठीक बात है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं, दैट इज समवयस्क समूह का महत्व, राइट, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ पीयर ग्रुप। तो इसमें आपको थोड़ा सा एक वर्ड ये पीयर ग्रुप का ध्यान रखना है कि एडोलेसेंस की एज में जो समवयस्क समूह है उसको महत्व देता है किशोर या किशोरी। समवयस्क का मतलब क्या हो गया कि जिसमें लड़के लड़कियां दोनों मिलजुल के हों, ठीक है ना, जिनको आप देख सकते हो ना केवल लड़के ना केवल लड़कियां। एक बात और ध्यान रखिएगा, एक होता है समवयस्क समूह जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं किशोरावस्था में, एक होता है समलिंगीय समूह। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ ये कि जो समलिंगीय समूह की जो महत्व है वो होता है बाल्यावस्था में। ठीक बात है ना, यानी जो एक बालक होता है, यानी बाल्यावस्था की स्टेज में जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, लड़के लड़के अपना ग्रुप बना लेते हैं, लड़कियां लड़कियां अपना ग्रुप बना लेती हैं, राइट। तो वो समलिंगी ग्रुप की अगर बात आएगी, यानी समलिंगी समूह, तो वो हो गया बाल्यावस्था, और समवयस्क समूह की बात आएगी यानी पीयर ग्रुप, वो हो गया एडोलेसेंस स्टेज। ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने है, दैट इज वीर पूजा या नायक पूजा, जिसे हम लोग हीरो वर्शिप भी कहते हैं। मतलब ये होता है कि किशोर के अंदर अपना चीज़ों को देखते हुए, अपनी सराउंडिंग्स को देखते हुए, उसके अंदर जो संवेग उसके डेवलप होते हैं, इमोशंस डेवलप होते हैं, उसकी विचारधारा डेवलप होती है, उस आधार पे वो किसी न किसी को अपना रोल मॉडल मान लेता है। ठीक है ना, ऐसा हम लोग जनरली देखते हैं, हम लोगों के साथ भी होता है। वो रोल मॉडल उसके अपने माता पिता भी हो सकते हैं, वो कोई समाज सुधारक टाइप के पर्सनालिटीज़ भी हो सकती हैं, जैसे विवेकानंद ही हो गए, किसी का रोल मॉडल कोई क्रिकेटर भी हो सकता है, या किसी के कोई टीचर हो गए या साइंटिस्ट हो गए, कोई भी इस तरह के। तो मतलब ये कि रोल मॉडल कोई भी किशोर अपने, वो उनकी चॉइस पे होता है, वो उनके इंटरेस्ट पे होता है, वो किसको अपना रोल मॉडल मानते हैं, लेकिन ये भावना किशोरावस्था में ही देखने को मिलती है। ठीक है, ये भी एक विशेषता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं, दैट इज मानसिक स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना, यानी मेंटल इंडिपेंडेंस एंड फीलिंग ऑफ रिवोल्ट। तो गाइज इसको भी बहुत आसानी से समझा सकता है कि जो किशोर है ना, वो बंध के नहीं रहना चाहता, उसको चाहे उसके माता पिता का बंधन हो, चाहे उसके बाबा दादी का, मतलब कोई भी उसको बांध के ना रखे। वो एकदम फ्रीली घूमना चाहता है, फ्रीली हर वो काम करना चाहता है जो उसका मन करे। ठीक है, वो किसी भी तरह की बेड़ियों में खुद को जकड़ना नहीं चाहता है। ठीक बात है ना, वो चाहता है कि मेरे को कोई रोक टोक ना हो, मैं जो चाहूँ वो करूँ, जहाँ मन हो वहाँ जाऊँ। ठीक है, लेकिन ऐसा हो तो नहीं पाता है भाई, घर वाले हैं, पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो वो अपने बच्चों को गलत राह पे तो नहीं देख सकते, या गलत करते हुए नहीं देख सकते, समय की बर्बादी करते हुए नहीं देख सकते, वो तो समझाएंगे। ठीक है, उस केस में क्या होता है, उस केस में आती है विद्रोह की भावना, जिसमें डिस्प्यूट्स होते हैं, टेंशन होती है घर वालों से, अपने माँ बाप से, अपने बाबा दादी से, अपने जो भी बड़े होते हैं जिनसे भी एक जनरेशन गैप वाली स्थिति होती है, राइट। तो ये स्थिति भी सबसे ज़्यादा आती है एडोलेसेंस की ही स्टेज में, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं, दैट इज आत्मसम्मान की भावना, यानी फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। भाई साहब ये तो सबसे ज़बरदस्त होता है, मतलब स्पेशली किशोरों में, जब बच्चे बड़े होते हैं, धीमे धीमे वो एडोलेसेंस की स्टेज में आते हैं, तब तो उनके अंदर का जो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट आए है, उसकी तो पूछिए मत। और ज़रा सा अगर कोई कुछ कह दे ना, किसी भी चीज़ के लिए टोक दे, या किसी भी चीज़ को है ना, अगर चार लोगों के बीच में स्पेशली कुछ कह दिया गया, तब तो भाई ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं क्या इज्जत उतार दी गई उनकी, कौन सा क्या हो गया, ऐसा मुंह खुला के देख लो ना आप, मुंह कितना खूबसूरत सा मुंह है, एकदम ऐसे ही मुंह बना के बैठते हैं, राइट। ये अक्सर होता है किशोरों में, हम लोगों के साथ भी वो चीज़ हुई है, राइट। तो ये स्टेज ही ऐसी है कि इस स्टेज में खुद को लगता है कि नहीं यार, मेरे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है, मुझे भी चार लोगों के बीच में इज्जत मिलनी चाहिए। वो ठीक है, अच्छी चीज़ है, लेकिन कोई चीज़ अगर आप गलत करते हैं तो उस पर आपको रोका टोका और आपको समझाया जाएगा। ठीक है, लेकिन उसमें यही होता है कि आत्मसम्मान की जो भावना होती है उसको बहुत ठेस पहुंचता है, जिसकी वजह से इंसल्ट फील होता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें कुछ एक स्पेशलिटी है इस एडोलेसेंस स्टेज की। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं, दैट इज निर्भर होते हुए आत्मनिर्भरता का व्यवहार करना। बहुत ही बढ़िया पॉइंट है गाइस ये, इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए
कि जैसे होता है ना कि किशोर होता है, थोड़ा थोड़ा समझदार होने लगे हैं, किशोरावस्था में आ ही चुके हैं, तो सेल्फ रिस्पेक्ट होता ही होता है। फिर अगर पेरेंट्स से जिनके खर्चे के दम पे वो चल रहे होते हैं कि अपनी एक कमाई नहीं है, जो भी उनके एक्सपेंसेस हैं, जो भी उनके पॉकेट मनी है या जो भी उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ या रिक्वायरमेंट्स है, वो सारी पेरेंट्स से फुलफिल हो रही हैं, लेकिन फिर भी अगर पेरेंट्स कोई काम करते हैं तो उस पर ऐसे कहना कि नहीं ये आपने गलत किया, इसको ऐसे करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, या मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करता, वगैरह वगैरह, इस टाइप का जो सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड है ना, ये बेसिकली आता है उसी कैटेगरी में कि हम डिपेंडेंट हैं लेकिन उसके बावजूद बात ऐसी कर रहे हैं जैसे हम इंडिपेंडेंट हैं। ठीक बात है ना? तो आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए इसी के साथ अपना नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, दैट इज 12th पॉइंट, और वो है काम भावना का विकास होना या डेवलपमेंट ऑफ सेक्स इंस्टिंक्ट्स। राइट, तो इस पॉइंट को भी मैं बहुत ज़्यादा क्या एक्सप्लेन करूँ, इसको तो आप लोग भी बेसिकली समझ ही सकते हो कि जब एडोलेसेंस की स्टेज में आते हैं तो जो भी ऑपोजिट सेक्स होता है उसके लिए एक अट्रैक्शन होता है, राइट, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है। लड़कों को लड़कियों के साथ घूमना बहुत पसंद आता है, लड़कियों को लड़कों के साथ घूमना पसंद आता है। तो इस तरह की जो फीलिंग है ना, यहीं से वो जो काम भावना का यानी सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स हैं उसका डेवलपमेंट भी इसी स्टेज में होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें कि दिलों से दिल मिलते हैं, प्यार होता है, मोहब्बत होती है। तो इस तरह के जो कस्में, वादे और जो भी अपनी फीलिंग्स होती हैं इस एज में ज़्यादा प्रबल होती हैं, ज़्यादा इंटेंस होती हैं, है ना। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है इसी एडोलेसेंस स्टेज की। चलिए अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की, हम कुछ एक बात कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपके सामने कुछ एक पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपके सामने आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद, यानी आइडियलिज्म वर्सेस रियलिज्म। तो गाइस इसको समझने के लिए सीधी सी चीज कि आदर्शवाद क्या है और यथार्थवाद क्या है। आदर्शवाद वो हो गया कि किसी तरह की चीज हम चाहते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए छोटी सी अगर मैं एक बात करूं कि अगर आज की डेट में मेरी इच्छा है एक गाड़ी की, राइट, तो वो गाड़ी की इच्छा ऑल्टो से भी पूरी हो सकती है और वो हो सकता है मर्सिडीज या ऑडी या इस तरह की गाड़ियों से भी पूरी ना हो पाए। मतलब हमें चाहिए तो पोर्श चाहिए, लैम्बोर्गिनी चाहिए, राइट। तो मतलब ये हो गया कुछ यथार्थवाद की स्थिति की एक्चुअली हमारी जो लेने की हैसियत है वो लेने की हैसियत होती है ऑल्टो की, वैगनार की, लाइक दिस सॉर्ट ऑफ कार्स। लेकिन हमारी जो इमेजिनेशन है, जो हम सोचते हैं, क्यों? क्योंकि अपनी सर्कल में अगर हमारे कोई बहुत ही अच्छा एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड का हमारा फ्रेंड है, उसके घर में मान लीजिए ऑडी है या मान लीजिए कोई अच्छी लग्जरी कार है, तो उसको देखते हुए मन में यही आता है कि नहीं यार मेरे को तो यही वाली गाड़ी चाहिए। ठीक है, उस समय अगर हमारे पापा लोगों ने हमारे घर में मौजूद होती है ऑल्टो होती है या वैगनार इस टाइप की गाड़ियाँ होती हैं, तो हमें उसमें कमियां ही दिखती हैं, हम उसमें कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं, राइट। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उस समय हमारी इच्छा यही होती है कि नहीं मेरे को भी वही लग्जरी कार चाहिए। ठीक है, तो हम यही घर में अपने कहते हैं कि नहीं यार ये बताओ ये कैसी गाड़ी है, ये भी कोई गाड़ी होती है तो हाँ कोई लग्जरी कार हो, वरना हो होंडा सिटी हो या कोई ऑडी टाइप इस तरह की गाड़ियाँ हो, तब तो मज़ा है, गाड़ी है, राइट। तो इस तरह के मतलब कि किसी चीज़ को आइडियलिस्टिक वे में देखना, यानी हम कुछ इमेजिन कर रहे हैं या हमारे किसी भी जुड़े हुए हमारे सर्कल में किसी भी इंसान के पास कोई भी ऐसी लग्जूरियस सी चीज़ है जिसको देख के हमारे मन में भी वही इच्छा सेम उसी चीज़ के लिए है, लेकिन हमारी वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है, हम उतने सक्षम नहीं है अभी कि हम वो चीज़ अफोर्ड कर सकें, राइट। लेकिन अगर हमारे पेरेंट्स ने वो काम कर रखा है, जैसे घर हमारा है, लेकिन नहीं अगर कोई हमारा अच्छा और अच्छे बैकग्राउंड का एक हमारा फ्रेंड है, उसका बहुत ही आलीशान सा घर है, तो हमें घर भी वैसे ही चाहिए होता है। हम पेरेंट्स से कहते हैं बताओ यार ये कैसा घर होता है, ये कैसा आपने रूम इंटीरियर डेकोरेट कर रखा है हमारा, या ऐसा होता है मेरे फ्रेंड का देखो वो रूम तो ऐसा होना चाहिए, घर तो ऐसा होना चाहिए, गाड़ी ऐसी होनी चाहिए। ये सारी चीजें जो बेसिकली आती हैं, ये आती हैं आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद में, यानी आइडियलिज्म वर्सेस रियलिज्म। ठीक है ना, कि किशोर जो है वास्तविकता भूल जाता है, वो सिर्फ आदर्शों की बात करता है, वो भी आदर्श बड़े ही लाइक जिसको आप कह लो दिखावटी आदर्श होते हैं, जिनमें कहीं पर भी कोई सच्चाई नहीं होती, सब और सब सिर्फ और सिर्फ दिमाग से कि नहीं मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। ठीक बात है, तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की अपन लोग बात करते हैं, दैट इज ईश्वर व धर्म में विश्वास या अविश्वास, यानी बिलीफ और डिसबिलीफ इन गॉड एंड रिलीजन, राइट। यानी अब देखिए किशोर हो चुका है, एक एडोलेसेंस स्टेज में बंदा पहुंच चुका है, तो उसका दिमाग भी विकसित हुआ है, उसकी अपनी एक आइडियोलॉजी है, उसकी अपना एक परसेप्शन है चीज़ों को लेके। तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं कि हर किशोर ईश्वर या धर्म के प्रति उतना ही ज़्यादा आस्तिक हो, राइट, उसका बिलीफ उसमें हो ही हो। वहाँ पर ऐसे भी किशोर होते हैं कि जिनका भगवान में कोई विश्वास नहीं होता है, ईश्वरीय सत्ता में कोई विश्वास नहीं होता है, अपने रिलीजन में कोई विश्वास नहीं होता है, राइट। सब इधर उधर की बातें किया करते हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता और ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता। वहीं पर बहुत सारे ऐसे भी किशोर होते हैं जो भगवान में और अपने धर्म में विश्वास रखते हैं। ठीक है, उनकी रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, उनकी सराउंडिंग्स हो सकती हैं, उनकी अपब्रिंगिंग हो सकती है, ऑब्वियसली होती ही है कि वो किस तरह के समाज के बीच में रह रहे हैं।
ठीक बात है ना। तो इस तरीके से इस पॉइंट को भी हम लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है दैट इज समाज सेवा, परोपकार तथा देशभक्ति की भावना या ना होना। ये भी एकदम वैसा ही है, किशोरों पर डिपेंड करता है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है, उनका दर्शन कैसा है जीवन को लेकर, राइट। यानी उनकी संगत कैसी रही, उनका सराउंडिंग एनवायरमेंट कैसा रहा है, कि वो परोपकार की भावना उनके अंदर है कि नहीं है, देशभक्ति की भावना उनके अंदर हो या ना हो। बहुत सारे लोग हैं कि अगर कोई भी इस तरह के, जैसे इस समय कोविड की स्थिति चल रही है, तो बहुत सारे ऐसे भी किशोर होंगे जिनके मन में फीलिंग होगा कि नहीं मैं अपने देश के लिए क्या पाऊँ, क्या कर दूँ। और बहुत सारे लोगों को ये भी मतलब होता है कि नहीं मेरे को क्या मतलब है यार, जो हो रहा है होने दो, ठीक है, मुझसे इसका कोई मतलब नहीं। तो ये मतलब ये अपनी पर्सनल सोच है, अपना पर्सनल परसेप्शन है चीज़ों को लेके, राइट, जो हर एक का अलग अलग हो सकता है, ठीक बात है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे सामने समस्यात्मक बालक यानी प्रॉब्लमेटिक बॉय, राइट। समस्यात्मक बालक क्यों कहा गया है किशोर को? किशोर को इसलिए कहा गया क्योंकि ये अवस्था ही ऐसी है कि दुनिया भर की टेंशन्स होती हैं। जैसे स्टैनली हॉल ने कहा था ना कि ये प्रबल दबाव, तनाव, तूफान है, संघर्ष की अवस्था है। तो इसीलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है हर चीज़ का, पढ़ाई का भी प्रेशर है, समाज का भी प्रेशर है, राइट, गर्लफ्रेंड का भी, बॉयफ्रेंड का, उनका भी प्रेशर है, मम्मी पापा का भी प्रेशर है, हर चीज़ का प्रेशर है, जॉब को लेके भी प्रेशर है, पैसे को लेके भी प्रेशर है, कैसे क्या करूं मैं, कैसे खुद को एकदम फाइनेंशियली स्टेबल करूं, राइट, कैसे खुद को मैं इंडिपेंडेंट जोन में लेके जाऊं। तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, मेंटली भी, सोशली भी, राइट, फिजिकली भी बहुत सारे इश्यूज ऐसे होते हैं। तो सबसे ज़्यादा इश्यूज इसीलिए इस एज में होते हैं, एडोलेसेंस की स्टेज में, राइट, बिकॉज मैच्योरिटी उस लेवल की नहीं होती है, आ रही होती है, समझ आ रही होती है, लेकिन उस लेवल पे मैच्योर नहीं होते हैं। ओनली बिकॉज ऑफ दिस वो हर समय खुद को कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थिति में घिरा हुआ ही महसूस करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये एक समस्यात्मक बालक के पॉइंट को भी हम लोग समझ सकते हैं। चलिए इसके साथ ही नेक्स्ट कुछ एक पॉइंट्स को और देख लेते हैं। गाइस नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है विचारों तथा संवेगों में परिपक्वता, मैच्योरिटी इन थॉट्स एंड इमोशंस। जैसा भी मैंने आपको बताया कि उनके सोचने विचारने के तौर तरीकों में और उनके इमोशंस में परिपक्वता आती है, मैच्योर होते हैं, उनको ये पता होता है कि किस इंसान से हमें कितना करीब होना है, कौन इंसान हमारे लिए अच्छा है, कौन हमारा हित चाहता है, कौन अहित चाहता है, राइट, किससे उनको अटैचमेंट बढ़ाना है, किससे उनको डिटैचमेंट रखना है। तो इस तरह की जो स्थिति होती है ये किशोरावस्था में डेवलप होती है, राइट। तो इसीलिए ये भी एक बहुत अच्छी एक कैरेक्टरिस्टिक है एडोलेसेंस स्टेज की, राइट। नेक्स्ट आ जाता है तीव्र गति से संवेगात्मक परिवर्तन। इसको समझिएगा, बहुत ही अच्छा एक पॉइंट है। कई बार होता है कि हम लोग अगर मान लीजिए किसी भी स्थिति में होते हैं, कहीं पर भी होते हैं कि हमारा मूड नहीं सही है, राइट, हम बहुत ही बैडली अपसेट होते हैं या हमारा किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ होता है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन हमारे सामने कोई और ऐसा थर्ड पर्सन आ जाता है जिससे उन चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता है, एंड वी डोंट इवन वॉन्ट टू शो ऑफ, राइट, कि हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है, मैं ऐसी किसी स्थिति से गुजर रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसमें यही होता है कि जैसे इमोशंस से एकदम बहुत टेंशन वाले हैं, एकदम गुस्से वाले कि नहीं ऐसा वैसा, लेकिन सामने ऑल ऑफ सडन अगर कोई वो थर्ड पर्सन आपके आ जाता है तो अरे कैसे हैं आप और क्या चल रहा है, इमीडिएट वो चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। हालांकि वो फेक स्माइल होती है, लेकिन वो आप देख रहे हो ना, इमीडिएट जो चेंज हुआ, वो इमीडिएट जो चेंज हुआ ना, यही एडोलेसेंस की एक कैरेक्टरिस्टिक, बड़ी ही स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, राइट। इसी को बोला जाता है संवेगात्मक परिवर्तन तीव्र गति से होना, यानी रैपिड चेंज इन इमोशंस, ठीक है ना। जैसे ही वो बंदा जाता है इमीडिएट फिर से हम उसी स्टेट में पहुंच जाते हैं, हंस रहे थे और उसके बाद अचानक से फिर टेंशन में आ गए कि नहीं अभी मेरे साथ फिर ऐसा हुआ या मेरे दोस्त के साथ मेरी लड़ाई हुई थी, व्हाटएवर, वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की अपन लोग बात कर लेते हैं थायराइड ग्रंथि का सक्रिय होना या एक्टिवेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड इन एडोलेसेंट। मतलब क्या हुआ कि जब किशोरावस्था में पहुंचता है एक किशोर या किशोरी, तो उनकी जो थायराइड ग्लैंड है वो एक्टिव होने लगती है। उसकी वजह से क्या होता है, जो किशोरों की आवाज़ है यानी लड़कों की जो आवाज़ है वो थोड़ी भारी हो जाती है और कर्कश सी हो जाती है, राइट, और लड़कियों की आवाज़ थोड़ी मधुर हो जाती है और कोमल सी हो जाती है, ठीक है। तो ये थायराइड ग्लैंड का एक इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है जो उनकी आवाज़ पे पड़ता है, ठीक बात है। ये भी एडोलेसेंस स्टेज में ही होता है, ठीक। तो आई होप ये इतनी विशेषताएं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अब इसके आगे हम लोग बढ़ लेते हैं कि इस किशोरावस्था, ये जो एज है ना, इस स्टेज को और किन उपनामों से जाना जाता है। चलिए फटाक से उन उपनामों को भी देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर अब हम बात करने जा रहे हैं किशोरावस्था के उपनाम यानी स्यूडोनिम ऑफ एडोलेसेंस की, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो उपनाम है ये आपके कोर्स यानी बीएड और अगर कोई भी आपका इस टाइप का जिसमें आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपका कम ही इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपसे डायरेक्टली पूछा सकता है कि ये फला नाम दिया हुआ है, ये किस अवस्था को दर्शाता है या किस अवस्था का ये उपनाम है, ठीक बात है। तो चलिए कुछ उपनाम देख लेते हैं यहाँ पर।
तो गाइज यहाँ सबसे पहला जो उपनाम है जीवन का सबसे कठिन काल, तो बिल्कुल सही बात है, जीवन का सबसे कठिन काल कहा है और किसने कहा है? ये कहा है किलपैट्रिक ने। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। अब कठिन काल को अब कैसे इसको याद रखोगे आप? किलपैट्रिक ने कहा है। किल का मतलब मार देना, राइट। किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस ही वो स्टेज है जहां पर कई बार किशोर या किशोरी, राइट, यानी लड़कियां कई बार सुसाइड जैसा स्टेप उठा लेते हैं, यानी जीवन को खत्म करने का वो डिसीजन ले लेते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ उनकी इमेच्योरिटी होती है, वो देखने का तरीका होता है कि वो उनके अंदर परिपक्वता नहीं आ पाई होती है, तो वो गलत स्टेप उठा लेते हैं। तो यहां पर मैंने लाइफ को रिलेट किया है कि खुद की जिंदगी खत्म करने से, तो खुद की जिंदगी खत्म करना यानी किलिंग करना, राइट, यानी लाइफ को किल करना। तो किल करना किसने कहा है? तो किल करना कहा है किलपैट्रिक ने, ठीक है। तो आई होप ये चीज आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे और दिमाग में रिटेन रख पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है दैट इज स्वर्णकाल। तो स्वर्णकाल तो ऑब्वियसली आप इसको भी समझ सकते हैं कि स्वर्णकाल तो किशोरावस्था है ही है भाई। इसमें बहुत सारे नए नए एक्सपीरियंसेस होते हैं, राइट। जब बाल्यावस्था से किशोरावस्था में पहुंचता है एक लड़का या लड़की कोई भी, तो बहुत सारी चीज़ों में अलग अलग चीज़ें, जैसे इमोशनल डेवलपमेंट हुआ, अपने और परायों की पहचान हुई, राइट। चीज़ों की इंपॉर्टेंस, चीज़ों की वैल्यू पता चलती है इस स्टेज में, ठीक है ना। और वो वाला जो एक मैंने पॉइंट आपको बताया था ना कि ला 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 ला, या एग्जैक्टली, तो वो वाला पॉइंट कि जो प्यार मोहब्बत वाली बातें होती हैं वो चीज़ें भी किशोरावस्था में ही आती हैं। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किशोरावस्था को गोल्डन एज यानी स्वर्णकाल भी कहा गया है, राइट। नेक्स्ट आ जाता है दैट इज बसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन। तो बसंत ऋतु भी आप वैसे ही गोल्डन एज की तरह समझ सकते हो, लेकिन बसंत ऋतु का मतलब क्या? जब भी किसी किशोर या किशोरी को किसी भी दूसरे ऑपोजिट सेक्स से कोई प्यार या किसी भी इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व होते हैं, देन उनके लिए तो बसंत का ही होता है ना मामला। भले ही बाहर मौसम कैसा भी हो उससे उनको मतलब नहीं होता, लेकिन उनकी लाइफ में तो जैसे बसंत आ ही चुका है, ठीक बात है। तो आई होप ये चीज़ आप समझ पा रहे होगे, इसीलिए इसको बसंत ऋतु भी कहा गया है। नेक्स्ट है आंधी तूफान की अवस्था। तो जैसा आपको मैंने शुरुआत में बताया था, स्टैनली हॉल ने क्या डेफिनेशन दी थी कि किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, संघर्ष एवं तूफान का काल है। तो यहीं से आप समझ सकते हो कि आंधी तूफान की अगर बात आ जाए या तनाव या संघर्ष की बात आ जाए, तो ये सब किसने कहा? ये कहा है स्टैनली हॉल ने, राइट। इसी तरीके से झंझावट की अवस्था या झंझावात की अवस्था, ये भी कहा जाता है किशोरावस्था को। समस्याओं की आयु, इसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत सारे टेंशन्स होती हैं, वो अलग अलग तरह की होती हैं, और हर समय किशोर जो है परेशान रहता है अलग अलग तरह की समस्याओं से, राइट, जिसकी वजह से उसको समस्यात्मक बालक कहा गया है, यानी प्रॉब्लमेटिक बॉय, ठीक बात है। नेक्स्ट आ जाता है उलझन की अवस्था। तो किशोरावस्था को उलझन की अवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं गाइस हमारे सामने द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था। ये उपनाम किसने दिया है? ये उपनाम दिया है स्टैनली हॉल ने। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब हम लोगों ने एडोलेसेंस के थ्योरीज के बारे में पढ़ा, तो पहली थ्योरी कौन सी थी? तीव्र विकास का सिद्धांत, राइट। ये किसने दिया था? स्टैनली हॉल ने दिया था। तो इसीलिए हम वहां से कनेक्ट कर सकते हैं कि द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था स्टैनली हॉल ने उपनाम दिया है, ठीक बात है। नेक्स्ट आ जाता है दैट इज परिवर्तन की अवस्था। तो यस, एडोलेसेंस को परिवर्तन की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो परिवर्तन हम लोगों ने देखा, जो शुरुआत में हम लोगों ने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी कि जो शारीरिक परिवर्तन हुआ, संवेगात्मक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन और मानसिक परिवर्तन, राइट। तो इस आधार पर इसको परिवर्तन की अवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट कहा गया है इसको अवास्तविकताओं की आयु। अवास्तविकताओं मतलब यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, ज़्यादातर किशोरों में बात तो अवास्तविकता की ही हो रही है, राइट, यानी इमेजिनेशंस की, जो चीज़ रियल नहीं है, ठीक बात है। इसीलिए इसको अवास्तविकताओं की आयु भी कहा जाता है। इसके साथ ही नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट दैट इज तार्किक चिंतन की अवस्था। तो तार्किक चिंतन यानी कि कोई भी चीज होती है उसके बारे में तर्कों के आधार पर, इलॉजिकली नहीं, लॉजिकली यानी तार्किक आधार पर ही किशोर उन चीजों को सोच पाता है, समझ पाता है। रीजन, उसका मानसिक विकास हुआ है, वो मैच्योरिटी की ओर है, इस वजह से वो थोड़ा सा लॉजिकल होता है। और एक बात यहाँ पर थोड़ी सी जो ध्यान रखने वाली है कि ये जो तार्किक चिंतन की अवस्था है, इसमें दोनों चीजें आती हैं। एक आता है मूर्त चिंतन और एक आता है अमूर्त चिंतन, राइट। मूर्त चिंतन क्या हुआ और अमूर्त चिंतन क्या हुआ? मूर्त चिंतन वो हुआ कि चीजों को सामने से देखना, जो चीज हमें दिखाई दे रही है उसके बारे में बात करना, ये हो गया मूर्त चिंतन। और अमूर्त चिंतन जस्ट ऑपोजिट, जो चीज अवेलेबल ही नहीं है, जो चीज सामने मौजूद ही नहीं है, उसके बारे में भी वो कल्पना कर पाए, उसके बारे में भी वो सोच पाए, बात कर पाए, राइट। तो ये कुछ इस तरह की एज है एडोलेसेंस की, जिसकी वजह से इसको कहा जाता है तार्किक चिंतन की अवस्था। नेक्स्ट आ जाता है अस्पष्ट वैयक्तिक स्थिति की अवस्था। इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है। यहां पर जो किशोर है वो अपनी स्थिति को क्लियर नहीं कर पाता, वो ये नहीं जान पाता कि एक्चुअली वो बड़ा हो गया है या वो बच्चा है। कई बार होता है, या हम ही लोग थे तो कई बार अपने घर में कुछ ऐसी हरकतें कर देते थे कि मम्मी पापा लोग हम लोग को डांट देते थे, कहते थे अब तुम बच्चे नहीं रह गए हो, बड़े हो गए हो, तो उस तरीके से बिहेव किया करो, ऐसी हरकतें मत किया करो। और वहीं पर
कई बार होता है कि अगर किसी सिचुएशन में हम अपने से किसी बड़े को या मम्मी पापा को या किसी को भी कुछ समझाने लगते हैं तो हमसे क्या कहा जाता था कि अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए हो कि तुम इस तरह के मसलों पर राय दे सको, इसलिए तुम बच्चे हो, बच्चे ही बन के रहो, राइट। तो ऐसे केसेस में बड़ा ही कंफ्यूज होता है किशोर कि वो खुद को क्या समझे कि वो बड़ा हो चुका है या बच्चा है। यानी उसकी जो व्यक्तिगत यानी जो उसकी पर्सनल अपने लिए जो स्थिति है वो डिसाइड नहीं कर पाता कि वो बच्चे की कैटेगरी में आता है या बड़े की कैटेगरी में, राइट। ओके, नेक्स्ट आ जाता है, इसको बोलते हैं विशिष्टता की खोज का समय। इसको एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं एरिक्सन, उन्होंने इसको बोला है अहम विशिष्टता की खोज का समय। अहम विशिष्टता का मतलब हो गया मैं की खोज, यानी किशोर जो है खुद को हर समय कोशिश करता है कि वो फोकस में रहे, राइट। यानी खुद को हर जगह इंपॉर्टेंस देने की कोशिश करता है। उसके लिए कई बार होता है कि किशोरों में ऐसी ऐसी हरकतें करने लगते हैं वो लोग कि जिसकी वजह से बड़ी अजीब सी चीज़ें हो जाती है। जैसे आप देखते होंगे कि आजकल का जो ट्रेंड है उसमें क्या होता है कि किशोर यानी जितने भी एडोलेसेंट बॉयज़ और गर्ल हैं, राइट, तो उनका सीन क्या रहता है, अजीब सा आउटफिट पहन लेना, ठीक है ना, कपड़े अजीब तरह के फटे नीचे ऊंचे आड़े बेड़े तिरछे, ठीक है, इस तरह के कपड़े पहन लिए, भले ही वो सोसाइटी में कितने भी अजीब लगे लेकिन खुद को एक अलग पहचान देनी है 4 लोगों के सामने, राइट। इस वजह से बालों को कलर करा लेना, राइट, पियर्सिंग वगैरह करा लेना, नाक कान छिदवा लेना, और मतलब लड़के ये सब काम करते हैं क्यों, सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेशल दिखने के लिए, राइट। भले ही वो असल में जोकर लगे, उन पे सूट करे ना करे, लेकिन नहीं, एक उनकी जो एज है ना, उस एज में उनको कुछ डिफरेंट करना है, कुछ डिफरेंट दिखाना है खुद को, राइट। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि वो खुद को यानी अहम यानी मैं को सेंटर में रखना चाहते हैं, यानी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाना चाहते हैं, ठीक है। उसके लिए भले ही उनको किसी भी तरह की या कोई भी हरकतें करनी पड़े, ठीक बात है। तो इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं इन कुछ एक उपनामों को। तो गाइज अब इसके बाद कुछ एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। डायरेक्टली स्टेटमेंट देके पूछा जा सकता है स्टेटमेंट किसका है, ठीक बात है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट है दैट इज किशोरावस्था प्रबल दबाव तनाव तूफान एवं संघर्ष का काल किसने कहा, ये तो हम सभी को पता है, स्टैनली हॉल कई बार बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है किशोरों में जो शारीरिक मानसिक संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं, तो अचानक यानी तीव्र गति का विकास, ये किसने दिया, ये भी स्टैनली हॉल ने। तीसरा आ जाता है कि व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की विशेषता होती है, ठीक है। अब देखिए घनिष्ठ मित्रता, इसको आप रिलेट करिए, ये कहा है वैलेंटाइन ने। वैलेंटाइन को आप मित्रता से रिलेट करिए, और वैलेंटाइन वाला वो वाला भी वैलेंटाइन 14 फेब वाला भी, यस, उस वैलेंटाइन से भी रिलेट करिए, तो वहां पर आपको मित्रता मिल जाएगी, ठीक बात है ना। वो चाहे आपकी महिला मित्र हो चाहे वो आपके पुरुष मित्र हो, यानी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड्स, राइट। तो ऐसे केसेस में कि जहां पर भी घनिष्ठ मित्रता की बात आएगी वो किसने कहा है, वो कहा है वैलेंटाइन, ठीक बात है। नेक्स्ट आ जाता है दैट इज किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, ये भी कहा है वैलेंटाइन ने। तो इसको भी आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जब फ्रेंडशिप काफी गहरी होती है, राइट, बहुत घनिष्ठ मित्रता हो जाती है, तो उस मित्रता के ही केस में जितने भी आप देखते हो आज के डेट में जो भी क्राइम्स किशोरों के द्वारा किए जा रहे हैं, तो वो कभी भी अकेले किशोर उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, राइट। उनके साथ उनके फ्रेंड्स जरूर इन्वॉल्व होते हैं कहीं ना कहीं। तो जैसी संगत वैसी रंगत, कुछ इस तरह का होता है ना मामला। तो एग्जैक्टली जब अपराध प्रवृत्ति की बात आ जाए तो याद रखिएगा जैसी संगत वैसी रंगत। तो संगत के लिए दोस्ती होनी जरूरी है, और दोस्ती का कंसेप्ट किसने दिया था, दोस्ती का कथन कहा था वैलेंटाइन ने, इसीलिए अपराध का कथन भी वैलेंटाइन ने ही कहा है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी और अच्छी लग रही होगी। गाइस वीडियो को लाइक करना यार बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण और पोषण करते हैं। तो यानी किशोर जो है वो समाज सेवा वो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। कुछ हैं जो करना चाहते हैं वाकई में, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो समाज सेवा में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होते हैं या आदर्शों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो उनसे अगर समाज सेवा या आदर्शों की बात करी जाती है तो वो गुस्सा आ जाते हैं, उनके अंदर रोष आ जाता है। समझ रहे हैं ना, रोष। रोष को मैं क्यों कह रहा हूं यहां पर, बिकॉज ये कथन है रॉस का, राइट। तो रोष रॉस रोष रॉस, राइट। तो इस तरीके से जब समाज सेवा की बात आ रही है या आदर्शों की बात आ रही है तो आपको ध्यान रखना है कि जो किशोर इसको पसंद नहीं करते या जो इसको फेवर नहीं करते, उनसे अगर इन सब चीजों की बात करी जाती है तो वो रोष आ जाता है उनके अंदर। ये किसने कहा, ये कहा है रॉस ने, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट की हम लोग बात कर लेते हैं, दैट इज शिशु के समान किशोरों को वातावरण से समायोजन करने का कार्य पुनः आरंभ करना होता है। तो बिल्कुल ये वही चीज़ है कि जब समाज या वातावरण के साथ समायोजन की बात आ रही है तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये काम कौन करता है, ये किशोर ही करते हैं, राइट।
लेकिन जो नहीं करना चाहते उनको अगर आप जबरदस्ती कहेंगे या उनके ऊपर कोई बाउंडेशन लगाएंगे तो उनके अंदर रोष आएगा, उन चीजों के लिए नाराजगी आएगी, राइट। तो इसीलिए इस कथन को भी कहा है रॉस ने, ठीक बात है ना। तो आई होप ये पॉइंट आप लोग को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। इसको भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। कठिन काल यानी किल यानी मृत्यु, यानी जीवन को मृत्यु तक लिए जाने में सबसे जो इमेच्योर जो डिसीजन या एक्ट होता है वो किशोरों का आज के डेट में सामने आ रहा है। जरा सी चीज़ों में नाराजगी हो जाना या रिजल्ट खराब आया, फेल हो गए तो कुछ उनको नहीं दिखाई दिया, सीधे सुसाइड वगैरह दिखाई देता है, ये गलत चीज़ है, राइट। लेकिन ये सब किस स्टेज में ज़्यादा दिखता है? ये दिखता है किशोरावस्था में। तो ये लाइफ को खत्म करने वाली जो चीज़ है यानी किल करने वाली चीज़ है, किसने बताई है? किलपैट्रिक ने बताई है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है दैट इज किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। तो ये किसने कहा है? ये कहा है जॉन्स चचा ने, यस जॉन्स ने। अब जॉन्स को आप कैसे रिलेट कर सकते हो भाई? बच्चों का एक जो ब्रांड काफी फेमस है जॉनसन एंड जॉनसन, राइट। जॉनसन एंड जॉनसन बेबी सोप भी है, बेबी पाउडर भी है, राइट। तो किशोरों में क्या होता है ना कि खुद के लिए बड़ी ही कंसर्न होते हैं अपने लुक्स, अपनी चीज़ों को लेके। तो अगर मुंह भी धुलना है तो जॉनसन बेबी सोप से ही धुलेंगे, क्यों? बच्चों के लिए होता है, सॉफ्ट स्किन के लिए होता है, तो हम अपनी स्किन पे भी वही लगाएंगे, राइट। तो मतलब किशोर भी बच्चों के प्रोडक्ट को यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी केयर करने के वे में, राइट, या उसकी वजह से। तो इसलिए हम यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं कि किशोर जो है वो एकदम शिशु की तरह बिहेव करता है, यानी शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। किसने कहा है? जॉनसन एंड जॉनसन से निकाल लीजिए जॉन्स, ठीक बात है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है दैट इज किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं जो उन्हें स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो किशोर हैं, किशोर हमेशा से अपने बड़े बूढ़ों को, यानी चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो बाबा दादी हो, उन सबको हमेशा अपने मार्ग बैरियर ही समझते हैं कि यार जो मैं करना चाहता हूँ मुझे इनकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ, राइट। वो कुछ भी हो सकता है, उनकी अपनी जो भी इंटेंशंस हो, जो भी करने को इच्छाएं हो। तो ये किसने कहा? ये कहा है पॉल सैनिक ने, ठीक बात है। तो ये कुछ एक 9 स्टेटमेंट्स भी थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये स्टेटमेंट्स भी आपको फायदा देंगे। और गाइज मैंने कोशिश करी कि इस वीडियो में आपको मैं हर एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और अगर समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए जो लोग भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, और बेल बटन जरूर प्रेस कर दिए सो दैट आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो के मिलते रहें। साथ ही साथ अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और अपने विचार या आपका जो भी अप्रिसिएशन जो आप लोग देते रहते हो, या कहीं पर भी कोई चीज़ें आपको लगती हैं, वो आप अपने कमेंट्स में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट कि मैंने इंस्टाग्राम चैनल एक बनाया है अभी, वो जस्ट आप ही लोगों के लिए बनाया है, उसी वजह से मैंने स्टार्ट किया है। तो उस चैनल को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उस इंस्टाग्राम चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। तो जो लोग भी इंस्टाग्राम यूजर्स हैं वो वहां पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे साथ पर्सनली जुड़ सकते हैं, और अपनी क्वेरीज को मेरे से शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, अपना ध्यान रखिए, घरों में रहिए जब तक जरूरत ना हो, बाहर निकलना अवॉइड करिए, कोविड की सिचुएशन है। फिर मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।